मजदूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर तलपट, जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये सवाल बड़े आसान पड़ते हैं, सिर्फ इन्हें याद करने की ज़रूरत है। इनके कुछ पॉइंट जो रहते हैं वो याद करने की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं तलपट को। हम इसकी शुरुआत में थोड़ी सी तलपट से आशय को समझा देते हैं और उसके बाद हम सीधे सवालों की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे तलपट से क्या आशय है। तलपट खातावही के दोनों पक्षों के योग या शेषों की वह सूची है जिसके दोनों भाग डेबिट एवं क्रेडिट के मिल जाने से ये प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन की दोनों पक्षों में खतौनी की जा चुकी है और खातावही में अब कोई गलती नहीं रह गई है। यही एक तलपट माना जाता है। उसके आगे तलपट एक विवरण है जो खातावही के समस्त खातों के डेबिट एवं क्रेडिट योगों एवं शेषों के प्रयोग हुए बनाया जाता है, जिससे वित्तीय लेन व्यवहारों के लेखों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण किया जा सके। हम ये कह सकते हैं कि तलपट एक गणितीय शुद्धता की जांच करने को कहा जाता है, जिसमें विधियों के अनुसार योग विधि और शेष विधि से इनका डेबिट और क्रेडिट का योग लगाया जाता है। तो देखते हैं हम इसके सवालों को कि किस प्रकार से हल करेंगे। तलपट बनाने की विधियां एवं निर्माण। तलपट कितने तरह से बनाया जा सकता है। तलपट बनाने की 3 विधियां होती है। पहला योग विधि, जिसे हम टोटल मेथड भी बोलते हैं। दूसरी है शेष विधि, बाय बैलेंस मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तीसरी है योग एवं शेष विधि, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आते हैं सवाल वो योग विधि से सवालों को परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद हम इसके सवालों की ओर चलते हैं। तो इसमें जो मैं आपको इसकी कुछ वो बता देता हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि याद करने से ही तलपट आसानी से बन जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तलपट में जो पॉइंट रहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण जो शब्द रहते हैं, उन्हें किस ओर लिखना है ये देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे ऐसे खाते जिनका शेष हमेशा डेबिट ही रहता है और ऐसे खाते जिनका शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है। इन्हें स्टूडेंटों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर क्वेश्चनों के प्रश्न का सही आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। यदि ये याद कर लिए जाएं तो बच्चों को तलपट का सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि इसे ज़रूर याद करें, इसके बाद सवाल करें। इसमें और भी हैं कुछ थोड़े से पॉइंट ये दिए गए हैं, तो इन्हें भी याद करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना याद करने के बाद हम पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो उदाहरण पहला जो दिया गया है वो ये दिया है, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2015 को रमेश चंद्र मनोहर लाल का तलपट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ये दी गई है पूंजी, रोकड़, कमीशन डेबिट, क्रय, आहरण, फर्नीचर, बैंक डेबिट, छूट डेबिट, वेतन, ये लेनदार दिए हैं, मोटर दी, किराया, मजदूरी, देनदार, विज्ञापन, सामान्य व्यय, प्रारंभिक स्टॉक और विक्रय। ये इतनी मदें दी हैं। अब इन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ जमाना आना चाहिए कि कौन सी मद डेबिट में आएगी और कौन सी मद क्रेडिट में आएगी। यदि मदों का याद कर लिया जाएगा तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके सवाल की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें पूंजी दी गई है। तो हमने जैसा बताया है कि पूंजी, देखिए तलपट, यहाँ पर हमें ये तलपट है विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि डेबिट में कौन सी रकम आएगी और क्रेडिट में कौन सी रकम आएगी। इसके नीचे हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि किस वर्ष से संबंधित है। तो 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ठीक है, ये हमें लिखकर बताना पड़ेगा। उसके बाद पूंजी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस पक्ष की मद है, तो पूंजी जो है क्रेडिट पक्ष की मदें हैं। 23,000 रुपये हम इसे क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद रोकड़,
रोकड़ किस पक्ष की मद है, तो ये डेबिट पक्ष की मद है, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में एक डैश लगा देंगे ताकि बच्चों को ये कंफर्म रहे कि हाँ ये इस पक्ष की मद है और इस साइड कोई एंट्री नहीं हुई है। एक एंट्री की एक ही पक्ष में एंट्री होगी, दोनों तरफ एंट्रियाँ नहीं होगी। उसके बाद कमीशन डेबिट लिखा है तो कमीशन को हम डेबिट पक्ष में ही लिख देंगे, 250 रुपये डेबिट में लिखेंगे और इधर क्रेडिट मार देंगे डैश, ठीक है। उसके बाद क्रय की जो प्रविष्टि है 11,900, तो क्रय जो है 11,900 रुपये वो डेबिट में आता है। आहरण की जो मद है वो भी डेबिट में आती है 620 रुपये। उसके बाद फर्नीचर जो है वो 1100 रुपये है, तो 1100 रुपये भी डेबिट में ही आएगा। अन्य संपत्तियों में वो डेबिट में लिखा गया है। इसके बाद आता है बैंक डेबिट लिखा है, डेबिट में ही लिखेंगे 2550 रुपये। उसके बाद छूट डेबिट लिखा है तो डेबिट में ही लिख देंगे, और डेबिट पक्ष ये वाला है और क्रेडिट पक्ष ये वाला है, ठीक। उसके बाद वेतन जो है हमारा 1,860 रुपये है, तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद लेनदार, हमें याद रखना है कि कौन सी मद कहाँ की है। लेनदार क्रेडिट की मदें होती है और देनदार डेबिट की मदें होती है। लेनदार 4,420 रुपये वो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आएगा। उसके बाद मोटर कार, ये भी एक संपत्ति है, तो मोटर कार जो है वो डेबिट में आ जाएगा 3300 रुपये, 3,300 रुपये। उसके बाद किराया जो है वो 1260, ये भी डेबिट में ही आएगा। उसके बाद मजदूरी दी गई है 4,860 रुपये, वो भी डेबिट में ही आएगी। उसके बाद देनदार, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि देनदार जो है वो डेबिट में है, लेनदार क्रेडिट में है, तो देनदार 13,520 रुपये वो डेबिट में आएंगे। विज्ञापन व्यय जो है वो डेबिट में आएंगे। अन्य सभी खर्चों के अंतर्गत विज्ञापन व्यय जो है वो डेबिट की मदें आएगी। सामान्य व्यय जो है 2,460, ये भी अन्य खर्चों के अंतर्गत डेबिट की मद है। प्रारंभिक स्टॉक जो है वो डेबिट में आता है, तो ये 3,000 रुपये वो भी इस पक्ष में आएगा और इधर डैश हो जाएगा। और विक्रय जो है वो आपकी क्रेडिट की मद होगी, 20,480 रुपये। क्रय जो है डेबिट में आएगा, विक्रय जो है वो क्रेडिट में आएगा। तलपट की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोनों तरफ के पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। यदि आपके दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही है, अन्यथा आपके प्रश्न में कहीं गलती है। यदि आपका योग बराबर नहीं आता है तो हम इस पक्ष का योग लगाएंगे तो आएगा 47,900, और इधर का भी योग लगाएंगे हम तो इस पक्ष का भी योग आएगा 47,900। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल हल होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4, बसंत ब्रदर्स का निम्न शेषों से 31 मार्च 2015 का तलपट तैयार कीजिए। इसमें प्रश्न इस ढंग से भी बनाए जाते हैं, कॉलम बनाकर भी, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कॉलम में ही प्रश्नों को दिया जाए। इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चंस को दिए जाते हैं, जैसे दी है पहली एंट्री दी है पूंजी 40,000, दूसरी है फर्नीचर 8,000, तीसरी एंट्री व्यापारिक व्यय, बट्टा दिया, फिर बट्टा प्राप्त, फिर क्रय, फिर विक्रय, फिर रोकड़, भवन और देनदार और लेनदार। इस प्रकार से भी सवालों को बनाया जाता है। तो देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्रमांक 4, तलपट 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम, ये हमारे प्रारूप रहेगा तलपट बनाने का। उसके बाद हमें पहली प्रविष्टि दी गई है पूंजी। अब हमें याद होना चाहिए कि पूंजी किस पक्ष में आएगी, तो पूंजी जो है वो क्रेडिट पक्ष में आएगी 40,000 रुपये, तो हम उसे क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर 8,000 रुपये है, तो वो हमें डेबिट पक्ष में लिख देंगे। फर्नीचर जो है वो डेबिट में आएगा 8,000 रुपये। उसके बाद हमारी तीसरी एंट्री है व्यापारिक व्यय।
तो अन्य सभी व्यय के अंतर्गत आते हैं ये। व्यापारिक व्यय 12,200 रुपये के आएंगे। इसके बाद बट्टा दिया, दिया हमें यहाँ पर आएगा 1,800 रुपये। उसके बाद बट्टा प्राप्त, बट्टा प्राप्त हमारा क्रेडिट में चला जाएगा 1,600 रुपये। उसके बाद क्रय 12,000 रुपये, ये डेबिट में आएगी हमारी ये मत क्रय की। उसके बाद विक्रय, विक्रय जो है वो 20,000 के हैं तो वो क्रेडिट पक्ष में आएगा। उसके बाद रोकड़, रोकड़ जो है वो डेबिट में आता है 4,000 रुपये। उसके बाद भवन, भवन हमारी संपत्ति है वो भी डेबिट में आएगी 16,000 रुपये। उसके बाद देनदार 10,000 रुपये वो डेबिट में आते हैं। उसके बाद लेनदार 24,000 रुपये 2400 रुपये 2,400 वो क्रेडिट में आएंगे। इस प्रकार हम इसका दोनों पक्षों का योग लगाएंगे, डेबिट का और क्रेडिट का। यदि योग बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा हमारा सवाल कहीं गलत हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम योग लगाएंगे 40 और 20 60, 60 और 1 61,600 और 2400। तो यहाँ पर 61,600 प्लस 2400 रुपये, तो हमारा यहाँ का जो योग आ रहा है वो टोटल 64,000 रुपये आ रहा है। और इस पक्ष का भी हम योग करेंगे तो यहाँ का भी योग 64,000 होगा। तो यहाँ पर कुल योग करके हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर तलपट बहुत आसान है और इसी में से सवाल आते हैं। तो बच्चों से मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग जो बताया गया है पहले प्रश्न में कि भाई उन मदों को याद कर लें जो कि डेबिट में आती है और क्रेडिट में आती है, तो सवाल हल करना आसान हो जाएगा।